काम सबसे कठिन होता है, क्या सुनाया जाए। मैं आपको दो तीन चीज़ें सुनाता हूँ, कुछ बताता हूँ। आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और वो युद्ध की आहट से पूरा यूरोप, पूरा विश्व ये सोच सोच करके रहता है कि कहीं ये विश्व युद्ध में न बदल जाए। ये चिंता हम सबकी है, क्योंकि पुतिन धमकी दे चुके हैं कि मेरे कदम तैयार रखे हुए हैं। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था 1967 में। आप लोगों की स्मृति में वो है या नहीं मैं नहीं जानता। इजराइल ने कायरा हवाई अड्डे पर खड़े हुए पूरे मिग स्क्वाड्रन को उड़ा दिया। मिस्र के कर्नल नासिर राष्ट्रपति थे, उनकी समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। उनकी फौज जब सो रही थी, उनके हवाई जहाज आए और पूरा का पूरा हवाई अड्डा ही खत्म कर दिया, रनवे खत्म कर दिया, उड़ भी नहीं सकते थे। तो कर्नल नासिर बहुत नाराज हुए और रेडियो पर बोल रहे हैं कि अब मैं देखूंगा, मैं स्वेज कैनाल को उड़ा दूंगा। ये क्या समझते हैं अपने आप को, हम ये कर देंगे, क्योंकि उनके पीछे रूस था और इजराइल के पीछे अमेरिका था। कोल्ड वॉर का जमाना था और अखबारों में हम पढ़ते थे, तब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था कि भाई ये तो अविश्व हो जाएगा। तो मैंने क्या करी, तो मैं भूल जाता हूँ, भूल जाऊँ तो माफ करना। कहीं दूर से थके चले आते काले धुएं के बादल मुझसे आ लिपट जाते हैं। मेरा चेहरा भयाकान सफेद होता जाता है। कहीं दूर से थके चले आते काले धुएं के बादल मुझसे आ लिपट जाते हैं। मेरा चेहरा भयाकान सफेद होता जाता है। मुझे लगने लगता है कालिदास झूठा था। कैसे ले जाते होंगे वे काले मेघ यक्ष का प्रेम संदेशा, कि ये काले बादल तो हर बार भय का ही संदेशा लाए हैं। मुझे लगने लगता है कालिदास झूठा था। कैसे ले जाते होंगे वे काले मेघ यक्ष का प्रेम संदेशा, कि ये काले बादल तो हर बार मेरे नाम भय का संदेशा लाए हैं। मैं देखता हूँ युद्ध पीढ़ी की नसों में भर दिया गया है बारूद, फेफड़ों में छिपा दिए गए हैं दम। न जाने कब कहाँ से ऐसी ही कोई चिंगारी फेफड़ों में घुस जाएगी, फेफड़ों में छिपे हुए नमम फट जाएंगे और ये वगैरह वगैरह। कहीं कोई नहीं, मैं असहाय भयाकान। ये मैंने कविता लिखी 67 साल हो गए आपने लिखी। और ये कविता जब मैंने सुनाई थी, एक कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, में पहले हस्तनापुर कॉलेज होता था, तो कविता प्रतियोगिताएं होती थी। उस कविता प्रतियोगिता में भाग लेने जाते थे और उस समय के बड़े बड़े कवि हमारे निर्णायक होते थे। तो जब मैंने ये कविता सुनाई थी तो मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और निर्णायक थे भारत भूषण अग्रवाल, तारसत्तक वाले, और कैलाश वाजपेयी। और मैंने रिचपड़ नाम भी पहली बार यूज किया था, अपना उपनाम। वैसे तो मेरा नाम सुरेश चंद्र अग्रवाल है, लेकिन सुरेश रिचपड़ में कुछ दिन बना। तो उन्होंने आए, बोले अरे ये तो तुम्हारा नाम रिचपड़ कहाँ से आया? तो मैंने बताया कैसे ये महाभारत का चरित्र है। बहरहाल तो ये एक प्रसंग था, वो मैंने बताकर आपको एक कविता लिखी। लेकिन अगर आप ये सोचें इस कविता को भूल जाएंगे, 67 में लिखी गई थी, इजराइल की लड़ाई से लड़ी गई थी। लेकिन क्या आज वो स्थिति नहीं है? क्या आज चारों तरफ जो धुआं उठता है, क्या वो हमको ये संदेश नहीं देता है कि कब कौन सी विपदा आ जाएगी, कब युद्ध शुरू हो जाएंगे, कैसे देश लड़ते रहेंगे? ये बात जो है ये तब मैंने कही थी। ऐसे ही एक कविता मैंने लिखी थी जब मैं प्रीवियस में पढ़ता था। मेरी क्लास में हमारे प्रोफेसर थे उदय भानु सिंह, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, तुलसी के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन पुरानी पीढ़ी के थे। बहुत पुरानी पीढ़ी का विद्वान नई पीढ़ी वाले से जरा थोड़ा सा नाराज रहता है। तो हमको वो दुष्यंत शकुंतला के प्रसंग में कुछ कालिदास वगैरह पढ़ा रहे थे, शाकुंतल पढ़ा रहे थे, और फिर बोले देखिए कैसे लोग थे, दुष्यंत थे, अर्जुन थे, वो थे,
और आजकल के लड़के बेकार, निर्वीर्य, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। तो बात छुप गई। तो क्लास में बैठे बैठे ही मैंने कविता लिखी थी। वो कविता बाद में घर में कवि छपी, भारती जी को बहुत प्रिय थी। तो वो कविता मुझे जितनी याद आ जाएगी मैं सुना दूंगा अपनी नई पीढ़ी के लोगों के नाम। हमारे पास बाण है पर वे प्रत्यंचा पर चढ़े चढ़े रह जाते हैं हर बार। लक्ष्य में कोई मिला नहीं और न ही उन्हें लक्ष्य संधान करने दिया जाता। लक्ष्य मिला नहीं, लक्ष्य संधान भी नहीं करने दिया जाता। हमारे पास बाण है पर वे प्रत्यंचा पर चढ़े चढ़े रह जाते हैं हर बार। लक्ष्य में कोई मिला नहीं और न ही उन्हें लक्ष्य संधान करने दिया जाता है। वे आते हैं अतीत का गट्ठर उठाए और हमारे सामने बैठ जाते हैं, कथावाचक की तरह सुनाते हैं रामायण महाभारत और गुनगुनाते हैं एक धनुर्धर अर्जुन भी था। हमारे अंगूठे तिल मिलाते हैं, उद्यत होते हैं छोड़ने को बाण। लक्ष्य पर वे शीघ्र ही भटक कर लौट आते हैं प्रकर्ष में। अर्जुन सुनो, अर्जुन सुनो, धनुर्धर तुम भी थे और धनुर्धर हम भी हैं। सौभाग्य से पर तुम्हें लक्ष्य मिल गए और हम लक्ष्य न पहुंच पा सकने की विवशता में बीतते ही चले। हमारे अंदर कटे नहीं है, ना ही हमारे धनुष की प्रत्यंचा ही हुई है, हमारे बाण भी उतने ही नुकीले हैं, पर हमें तो बांध दिया गया है लौह जंजीरों से, रूढ़ियों से। हमें तो बांध दिया गया है उन लौह जंजीरों से जिनमें नुकीले कांटे जड़े हैं। तनिक खिलने पर ही गहरे दस्ते चले जाते हैं जो हमारे जिस्म में। हमें मालूम है हमारी नियति क्या है, हमें इंतजार है कि हमें कब फेंका जाएगा उन देवियावानों में जहाँ हमने सीखी थी धनुर्विद्या और अपने नुकीले बाणों से बींदी थी काठ की चिड़िया की आंख। हमें मालूम है वही काठ की चिड़िया अब हमारी आंखों को नोच नोच कर खाएगी और अपनी टूटी टांगों पर लंगड़ाती विजय गीत गाएगी। उस उल्लास के प्रत्यक्षदर्शी भी हम अंधी आंखों वाले असफल धनुर्धर होंगे। शायद तब हमारे अंगूठे छोड़ेंगे बाण निरंतर लक्ष्यहीन, पता नहीं उनके लक्ष्मण पर। ये कविता मैं अब थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ, कुछ छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूँ जो मैंने जापान के मैं लिखी, उससे पहले भी बहुत लिखी थी, लेकिन मैं इनको हाइकू नहीं कहता। आजकल हिंदुस्तान में हाइकू लिखने वाले बहुत लोग हैं, मगर ये जाने कि हाइकू होता क्या है। हाइकू तो एक साधना है, ये भी गौतम बुद्ध के ही सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। गौतम बुद्ध का एक परिवर्तित काल में जैसे उनके बहुत सारे परिवर्तन आए, हठ योग आया, वज्रयान आया, है ना, सहजान, उसमें बहुत सारे थे, तो उसमें एक ध्यान योग भी है। तो जो ध्यान योग है वो जापान में जाकर जैन हो गया। आपने देखा होगा मारुति की एक गाड़ी भी आई थी जैन नाम से, वो वही जैन है, बेसिकली वो ध्यान शब्द है। तो ये जो जापानी बौद्ध मॉन्क होते थे वो जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे और अचानक जब उनको कोई उन्मेष होता था, संक्षेप में वो कुछ बात कहते थे, तो वो 5-7-5 के मीटर में वो रखते थे। तो 5-7-5 जो जापान का है वो हमारे हिंदी का 5-7-5 हो नहीं सकता, क्योंकि जापान में जो 5-7-5 होता है वो चीनी जो चित्राक्षर है, पिक्टोरियल है वो। तो अगर आपने 7 पिक्चर बना दी चीनी भाषा की, कांजी जिसे कहते हैं, और फिर 5 बना दी और फिर 7 बना दी या 5-7-5 बनाई, 17 आपने बना दी, तो उनकी 17 कांजी के अंदर जो माल भरा हुआ है वो तो 70 लाइनों के बराबर है। और आपने हिंदी में उसको जब 5-7-5 करके शुरू कर दिया तो आपने साधना तो की नहीं और आपने जोड़ तोड़ मिला दिया, तो होता क्या है उससे बात बनती नहीं। क्योंकि हाइकू बेसिकली दृश्य को शब्द में बनाने की कला है। जो दृश्य आप देख रहे हैं उसको अगर शब्द के माध्यम से आप आपकी आंखों के सामने भी मूर्त कर दें, वो हाइकू है, तो वो दृश्यात्मक कविता है। तो उस पर हमारे लोग काम नहीं कर रहे,
वो उसको एक मात्र छंद के रूप में देख करके कर रहे हैं, लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते। तो मैंने भी जो कुछ लिखा बहुत पहले लिखा था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हाइकू क्या होता है। तो 60-70 के दौरान जब मैं कविता तब मैंने कविता लिखी थी, बसंत क्या आया सूखे ठूठ पलाश वन में आ गई। बस इतनी सी हो गई। बसंत क्या आया सूखे ठूठ पलाश वन में आग लगी। अब एक दृश्य है, जब आप पलाश वन देखेंगे तो उसके लाल फूल की फूलियों पर दूर तक देखने लगेगा आग की जल रही है। अब इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। कोई बूढ़ा मन है, उसको भी जरा जवानी की लहर उठ गई, उसके अंदर भी आग लग सकती है। ठूठ है जितना आग लग गई, क्योंकि उसका एक आशय हो सकता है। तो कविता अनेक कर सकती है। तो ये मैंने कोई 70 के आसपास लिखी थी, आज से 53 साल पहले। और जब जापान में गया तो एक दिन क्या हुआ कि जो मेरा घर था मैंने उसका पर्दे बंद करके सोते थे, सुबह मैंने पर्दा खोला, मैंने देखा सब कुछ सफेद हो गया। अरे रात को तो ऐसा नहीं था, बर्फ पड़ी थी रात। और ये मेरे जीवन का पहला स्नोफॉल था जो मैंने देखा। रात को सोता हूँ कुर्ता पजामा और जैसा कुछ हल्की सी ड्रेस से, तो मैंने एकदम खोल दिया दरवाजा और बाहर निकला तो देखा बहुत ठंडा था, एकदम भागा। मैंने कहा तो मैं पकड़ लिया जाऊँगा। फिर मैंने अपने कैमरे निकाले, फोटो को खींचे। तो शाम को फिर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें घूम रही थी, तो मैंने 2-3 हाइकू नुमा कविताएं लिखी। अब आप उनका दृश्य इसको देखने के बाद समझिए। सारी रात हवा ने धुनी कपास। अगर आप लोगों ने धुनिये को कपास को धुनते देखा है तो आपको पता होगा कि जब तुम करके धुनता है तो वो रुई उड़ती है और वो गाले चिपक जाते हैं उस कपड़े पर। ऐसे ही वो बर्फ के हल्के हल्के से गाले चारों तरफ चिपके पड़े हैं। तो हमारी कल्पना की सारी रात हवा ने धुनी कपास। तो एक बिंब ये मेरे मन में आया। दूसरा बिंब और आया कि मेरे घर के बगीचे में एक पेड़ था, वो रात को या कई दिन से मैं देख रहा था, वो बिल्कुल सूना। सर्दी के दिन होते हैं जब बर्फ पड़ती है तो ठंड की वजह से बिल्कुल काला हो गया था, कोई पत्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह जब मैंने उठ करके देखा तो बर्फ पड़ने से वो सफ़ेद हो गया, जो काला था रात को सुबह सफ़ेद हो गया। तो एक छोटा सा बिंदु मेरे मन में आया, दिगंबर वृक्ष रात गए हुए श्वेता। अब ये दिगंबर और श्वेतांबर हमारे जैन धर्म में है। तो वो वृक्ष जो था रात को तो बिल्कुल दिगंबर था, कुछ भी नहीं था उसके पास। और जब सुबह उठा हूँ मैं तो देखता हूँ वो सफ़ेद हो गया, सफ़ेद कपड़े पहन लिए उसने। तो दिगंबर वृक्ष रात गए हुआ श्वेतांबर। और शीर्षक मैंने दे दिया असर वाली, असर के हिसाब से बदल जाए। तो ऐसा लिखा। अंत में मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ हिरोशिमा को लेकर के। और इस कहानी के पीछे भी छोटी सी स्टोरी है। और वो ये कि जब मैं 2004 में हिरोशिमा गया था तो वहाँ सब देख करके मन बहुत द्रवित हो गया था। क्या विनाश हुआ होगा आप कल्पना नहीं कर सकते कि जहाँ एटम गिरा था वहाँ आदमी भाग बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो एनीवे जब मैं आया तो मैंने अगले दिन अपनी क्लास में अपने लोगों से बच्चों से कहा, मैंने कहा देखो आज हम हिंदी के वाक्य विन्यास का या जो पाठ का अभ्यास करेंगे वो हिरोशिमा को लेकर। ये मेरी अपनी पढ़ाई की एक तरीका था। जब हम दूसरी भाषा सिखाते हैं किसी को तो कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जिनको वो जानते हैं। उन जगहों का नाम लीजिए, उन सब्जियों का नाम लीजिए जो वो यूज़ करते हैं, तो वो उन शब्दों को जल्दी पकड़ते हैं। तो मैं ये स्थानीय तरीके की भाषा की परिस्थितियों को लेकर के अपने पाठों का निर्माण करता था। कोई किताब टेक्स्ट को हम यूज नहीं करते थे। तो मैंने कहा आज हम हिरोशिमा को लेकर के बात करेंगे। जैसे मतलब मैं टोक्यो से हिरोशिमा गया, कैसे गया? मैं बुलेट ट्रेन से गया। मैं हिरोशिमा में उतर के ट्राम में बैठा, फिर मैं हिरोशिमा पीस मेमोरियल गया। इस तरह से हमको वाक्यों का निर्माण करना था।
मैं क्या करता था, मैं शब्द देता था ब्लैक बोर्ड पर, हिरोशिमा, बुलेट ट्रेन, ट्राम, पीस म्यूजियम, फिर मैं कहता वाक्य बनाइए, तो उस तरह का प्रयोग करता। तो जब मैंने उससे कहा कि आज हम हिरोशिमा में बात करेंगे, तो एक लड़का खड़ा हो गया सर, और उसकी आवाज में गुस्सा, सर हम हिरोशिमा पर कोई बात नहीं करना चाहते, हम हिरोशिमा को याद नहीं करना चाहते, कृपया आप इस पर कोई बात ना करें। ये लोग कह रहे हैं हम हिरोशिमा को याद नहीं रखना चाहते, क्या हिरोशिमा कोई ऐसी चीज है कि जिसको हम याद न रखें? ये क्या कह रहे हैं? मचकता रहेगा। कई रात मेरी बड़ी बेचैनी में कटी कि कैसे लोग हैं कि हिरोशिमा में इतने मर गए लोग, एटम बम का जो दुष्परिणाम भोगते हुए हिबाकुशा लोग जिंदगी भर सटते रहे, और ये कहते हम याद नहीं रखना चाहते। तो मैंने फिर वही कहता मैं आपको सुना के आज समाप्त करूँगा। ये मेरी किताब है हिरोशिमा की याद एवं अन्य कविता। ये 5 कविताओं का संग्रह है जिनका संबंध युद्ध और एटम बम और सबसे है। और ये सारी की सारी किताब में आप एक तरफ कविता पाएंगे, उसका जापानी अनुवाद पाएंगे और उसके साथ चित्र पाएंगे। ये चित्र हिंदुस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अशोक भौमिक, उनके बनाए हुए चित्र हैं जो इस कविता के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये एक चित्रात्मक कविता की किताब हमने प्रकाशित की, इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। तो ये कविता है हिरोशिमा की याद। ये कविता हिरोशिमा की याद, ये इसका पहला चित्र है। बचाए रखना जरूरी है हिरोशिमा की याद, ये याद ही रोकेगी और हिरोशिमा को। बचाए रखना जरूरी है हिरोशिमा की याद, हिरोशिमा की याद ही रोकेगी और हिरोशिमा को। इसलिए कहता हूँ जले जिस्म पर फफूलों के निशान, और खोपड़ी से अचानक उखड़ गए बालों की तस्वीरों को बार बार दिखाओ। हिरोशिमा की आग में जो लोग उसके असर से थे, उनके बाल हो गए, निषेप हो गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ जले जिस्म पर फफूलों के निशान, और खोपड़ी से अचानक उखड़ गए बालों की तस्वीरों को बार बार दिखाओ। उस चमक के बारे में लिखो। जापान में एटम बम की आग से जो रोशनी पैदा हुई, उसके लिए उनके यहाँ जो शब्द चलता उसका अनुवाद है चमक। अगर जापान में आप उस शब्द का उपयोग करें तो एकदम समझ जाएंगे कि हिरोशिमा की उसकी बात कर रहा है। ऐसी चमक की आंखें खत्म। उस चमक के बारे में लिखो जिसने रोशनी नहीं अंधेरा भर दिया था चारों ओर। उस काली बारिश के चित्र बनाओ जिसने खेतों में गेहूं नहीं कैंसर के पौधे उगाए थे। उस भट्टी के बारे में बताओ जिसके ताप से लोहा पिघल गया था। लोग भूलते जा रहे हैं हिरोशिमा की समय, लोग भूलते जा रहे हैं हिरोशिमा की वो सुबह जब घड़ी में 8:15 बजे थे, जब आसमान का सूरज धरती के सूरज से आग, ऐसी आग निकली जैसे हजारों लाखों सूरज एक साथ वहां जल गए हों। लोग भूलते जा रहे हैं हिरोशिमा की वो सुबह जब घड़ी में 8:15 बजे थे, जब आसमान का सूरज धरती के सूरज से हार गया था। भूलते जा रहे हैं लोग उस चमक की बात, लाखों भट्टियों के एक साथ धड़कने की बात, पत्थरों पर छपी हुई परछाइयों की बात। लोग भूलते जा रहे हैं। भूलना उनका स्वभाव, भूलना उनका स्वभाव है। भूलेंगे नहीं तो जिंदा कैसे? हम कितनी दुख की बात याद रख सकते हैं? हम तो भूल जाते हैं। अगर भूलेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? भूलना उनका स्वभाव है। भूलेंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? लेकिन जिन्हें नहीं मालूम हिरोशिमा का सच, उन्हें कौन बताए? जैसे आज से 100 साल पहले कोई घटना घटे, आज हमारे नए बच्चों को क्या मालूम क्या होगा? कौन बताए? इसकी जिम्मेदारी है।
तो लेकिन जिन्हें नहीं मालूम हिरोशिमा का सच, उन्हें कौन बताएगा? जब हम नहीं रहेंगे तब हमारे बेखबर बच्चों को कौन समझाएगा अणुबम की आग का मतलब? एटम बम क्या होता है, कैसे बताएंगे किसी को? अणुबम की आग का मतलब जल्दी ही हिरोशिमा और नागासाकी शब्द भर रह जाएंगे। जल्दी ही हिरोशिमा और नागासाकी शब्द भर रह जाएंगे। उस महाविनाश का हाल बताने वाला संजय भी जब चला जाएगा, तब कोई कैसे जानेगा कैसे बरसी थी आसमान से मौत, और अनगिनत लोग एक बूंद पानी को तरसते भाप बन होते। संजय अगर नहीं हो तो महाभारत की कथा नहीं। तो जब हम नहीं रहेंगे तो हम उसकी बता भी नहीं सकते कि क्या हुआ था। तो उसका मैंने प्रयोग किया है कि जल्दी ही हिरोशिमा और नागासाकी शब्द पर रह जाएंगे। उस महाविनाश का हाल बताने वाला संजय भी जब चला जाएगा, तब कोई कैसे जानेगा कैसे बरसी थी आसमान से मौत, और अनगिनत लोग एक बूंद पानी को तरसते भाप बन गए। कैसे जान पाएंगे हमारे बच्चे या बच्चों के बच्चे कि आज हिरोशिमा की मोटोयासु नदी में बहती रंग बिरंगी कंदीलों में जलती मोमबत्तियों की कांपती लौ के पूर्वजों की ऐसी देह की परछाई। हर साल 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा के पास बहने वाली एक नदी में जापानी लोग जा करके कंदीलों में मोमबत्तियाँ जलाकर जल में सिराते हैं, जैसे हमारे द्वार पर धोने में हम रख कर दीपक जला के सिराते हैं। हर साल लाखों लोग पहुँचते हैं और वो पूरी नदी कंदीलों से जगमगाने लगती है। तो वो जो कंदील जो बह रही है और जो बत्ती की लौ टिमटिमा रही है, उसके लिए मेरा ये प्रयोग था कि कैसे जान पाएंगे हमारे बच्चे या बच्चों के बच्चे कि आज हिरोशिमा की मोटोयासु नदी में बहती रंग बिरंगी कंदीलों में जलती मोमबत्तियों की कांपती लौ उनके पूर्वजों की ऐसी देह की परछाइयां हैं। इसलिए कहता हूँ बचाए रखना जरूरी है। हिरोशिमा की याद, ये याद ही होती और हिरोशिमा, ये याद ही होती और हिरोशिमा। सब लोग आज भी अगर एटम बम से बचे हुए हैं, चाहे वो एटम बम किसी का हो, चाहे पाकिस्तान का हो या किसी का भी हो, सिर्फ इसलिए जब भी एटम बम का बटन दबाने की सोचता है कोई, तब उसके दिमाग में एकदम आता है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा की याद आते ही उसका हाथ इसलिए जब वो कहते हैं कि हम याद नहीं रखना चाहते, तो मेरा ये सवाल उठा कि इसको याद रखना कितना जरूरी है। अगर ये याद रहेगी तो हम एटम बम से बचे रहेंगे। जिस दिन ये याद निकल जाए, खत्म